नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत डेली एग्जाम अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके आने वाले आगे परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आप किसी भी भर्ती या फिर रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट हो वो आप सभी तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आपको फिजिक्स के भी क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन और बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे जो वैकेंसीज आपकी हुई है परीक्षाओं में उसमें आ चुकी है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या है। एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या है। ज़्यादातर कैंडिडेट ये इसको जानते होंगे। इस क्वेश्चन को इजीली क्वेश्चन आप 9th 10th 11th 12th में भी पढ़ते आ रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन लगभग सारे कैंडिडेट को मालूम होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए 3 है, बी यहाँ पे 7, सी 9, डी 21। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। हमारी जो एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन से है उसकी हम बारे में थोड़ी सी डिटेल से चर्चा कर ले। तो देखिए, पहला हमारा लंबाई हो जाएगा, दूसरा हमारा द्रव्यमान हो जाएगा, तीसरा समय हो जाएगा, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप और छठवां ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। एक बार और हम डिटेल से समझेंगे। पहला हमारा लंबाई, दूसरा हमारा द्रव्यमान, तीसरा हमारा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप और छठवां ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। यहाँ पे हम ज़्यादातर क्वेश्चंस की डिटेल्स में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमको यहाँ पे क्वेश्चंस कवर करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे हम डिटेल से सभी क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो क्वेश्चंस की संख्या वो ज़्यादा है और ज़्यादातर हमको अभी कवर करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल, यहाँ पे बताया गया है कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल किस वस्तु पर लगना चाहिए, यहाँ पे डिटेल्स आपको समझाया गया है। तो पहले हम ये समझेंगे कि न्यूटन का तृतीय नियम होता क्या है। तो न्यूटन का तृतीय नियम यही होता है कि किसी भी वस्तु पे अगर आप बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु जो है कि आप पर ही उतने ही बल से प्रतिक्रिया बल लगाएगी, उसी को हम न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा, पहला ऑप्शन एक ही वस्तु पर कार्य करने चाहिए, जो न्यूटन का तृतीय नियम है। दूसरा ऑप्शन है आपका विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है परस्पर बराबर तथा विपरीत नहीं होने चाहिए। और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल किस पर कार्य करना चाहिए, तो एक ही वस्तु पर कार्य करना चाहिए। पहले ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर न्यूटन का तृतीय नियम यही हमको दर्शाता है कि किसी वस्तु पे हम जितना बल लगा रहे हैं वो वस्तु भी हम पर उतना ही प्रतिक्रिया बल आरोपित करेगी, लगाएगी, तो इसके लिए जो है कि ये नियम एक ही वस्तु पर फॉलो नहीं करेगा। तो सेकंड की बात करें हम तो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करने चाहिए, यानी सही बात है। जो भी यहाँ पे न्यूटन का तृतीय नियम है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल का ये नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, ये विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है, ना कि एक वस्तु पर कार्य करता है। चलिए आपको यहाँ से डिटेल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बारिश की बूंदों का गोलाकार आकार निम्न में से किसके कारण होता है। बारिश के बूंदों का गोलाकार आकार निम्न में से किसके कारण होता है। बारिश के बूंदों का गोलाकार आकार, ठीक है। पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा श्यानता, दूसरा हो जाएगा हमारा पृष्ठ तनाव, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वायुमंडलीय दाब और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा गुरुत्व। तो यहाँ पे हमारा जो कि सबको पता होगा, ये भी हम 9th 10th क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे, तो ज़्यादातर कैंडिडेट ये भी ऑप्शन उनको मालूम होगा। नहीं मालूम है तो जानिए, पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंदों का जो कि आकार गोलाकार हो जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण किसका? बारिश की बूंदों का आकार क्या हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे हम ध्यान से। यहाँ पे लैंपों की बत्तियों में मिट्टी के तेल के ऊपर चढ़ने का कारण है। लैंपों के जो लैंप होते हैं हमारे घर में, लालटेन वगैरह, उसमें जो बत्ती लगी होती है, किसके कारण उसकी जो तेल है वो जो बत्तियों पर जो कि ऊपर चढ़ती है और हमारा जो लालटेन या फिर लैंप है वो हमारा जलता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा केशिकत्व, दूसरा उत्प्लावन बल, तीसरा यहाँ पे पत्तियों में मिट्टी के तेल का परागमन, यानी कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे बत्तियाँ होगा। क्या होगा? यहाँ पे ये चीज़ आप देखेंगे क्वेश्चन में बत्तियों होगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, आप समझ लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो यहाँ बत्तियाँ है वही यहाँ तीसरे ऑप्शन में
भी हो जाएगा। तो बत्तियों में मिट्टी के जो तेल हैं वो परागमन करते हैं, और डी हमारा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला केशिकत्व, दूसरा उत्प्लावन बल। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस की बात करें कौन सा यहाँ पे सही है, तो चौथा का यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। केशिकत्व के कारण जो है कि लैंपों की बत्तियों में मिट्टी का तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है। चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5वें क्वेश्चन की, तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। ध्यान दें, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? किनके बीच? अणुओं के बीच। यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा श्यान बल। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? श्यान बल, दूसरा आसंजक बल, तीसरा ससंजक बल और चौथा घर्षण बल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ससंजक बल कहते हैं। किसको? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठोस, द्रव तथा गैस में से किसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है? ठोस, द्रव तथा गैस में से किसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है? ध्यान देंगे हम यहाँ से, प्रत्यास्थता का मतलब कि वो ज़्यादा स्थान घेरेगी और ज़्यादा फैलेगी। तो ठोस तथा द्रव और गैस में कौन सी ऐसे जो यहाँ माध्यम है जो यहाँ पे ज़्यादा फैलेगी, प्रत्यास्थता जिसकी अधिक होगी? तो पहला ठोस है, दूसरा गैस है, तीसरा द्रव है और चौथा जो है कि तुलना नहीं की जा सकती ऑप्शन की। तो यहाँ पे हम ठोस देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि हमारा द्रव जो है कि ज़्यादा स्थान घेरता है और फैलता है, और इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता गुणांक किसकी होती है? तो गैस की होती है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ 6वां क्वेश्चन का, ठोस, द्रव तथा गैस में किसकी प्रत्यास्थता अधिकतम है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैस की जो प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। तो सूर्य का ताप किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। सूर्य का ताप किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? यहाँ पे ध्यान देंगे हम, पहला ऑप्शन है हमारा द्विधात्विक पत्ती तापमापी, बी हमारा ऑप्शन है प्रतिरोध तापमापी, सी गैसीय तापमापी और डी पाइरोमीटर। यहाँ पे सूर्य का ताप किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? सातवां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पाइरोमीटर द्वारा सूर्य के ताप का हम जो है कि जो पाइरोमीटर यंत्र से सूर्य के ताप का हम मापन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूरदृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? दूरदृष्टि दोष को, तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है? दूरदृष्टि दोष है। तो यहीं पे हम ध्यान देंगे दूरदृष्टि दोष को हम निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा यहाँ पे आपका दूर किया जा सकता है, यानी उसका निवारण किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा बेलनाकार लेंस द्वारा, सेकंड ऑप्शन है हमारा अवतलोतल लेंस द्वारा, और थर्ड ऑप्शन है हमारा उत्तल लेंस द्वारा, और लास्टवा यानी कि चौथा ऑप्शन है हमारा अवतल लेंस द्वारा। 8वां क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा इसका निवारण किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है? तो 8वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस के द्वारा अगर दूरदृष्टि किसी व्यक्ति को हुआ है तो वो उसके जो चश्मे का लेंस होता है वो उत्तल लेंस लगाया जाता है उसमें, उस दूरदृष्टि के दोष की निवारण के लिए। किस यहाँ पे लेंस का प्रयोग करेंगे हम? उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं उसके निवारण के लिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए। चलिए क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, 9वें क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा क्वेश्चन है एक बेलनाकार लेंस निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष के निदान के लिए आवश्यक है? ध्यान देंगे यहाँ पे, एक बेलनाकार लेंस निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष के निदान के लिए, निवारण के लिए आवश्यक है एक बेलनाकार लेंस? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा निकट दृष्टि, दूसरा जरा दृष्टि, तीसरा दूर दृष्टि और चौथा दृष्टि वैषम्य। चौथा ऑप्शन है हमारा दृष्टि वैषम्य, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टि वैषम्य जो है कि एक बेलनाकार लेंस निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष के निदान के लिए आवश्यक है? तो दृष्टि वैषम्य लेंस जो है कि एक बेलनाकार लेंस होता है और ये दृष्टि दोष के निवारण के लिए आवश्यक होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ 9th क्वेश्चन का। यहाँ पे एक बेलनाकार लेंस निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष के निदान के लिए आवश्यक है? तो दृष्टि वैषम्य यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेसिबल होता है, डेसिबल क्या होता है? यहाँ पे देखिए हम, डेसिबल
होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा संगीतिक यंत्र, डेसिबल संगीतिक यंत्र, दूसरा ध्वनि स्तर की माप, तीसरा संगीतिक स्वर और चौथा शोर की तरंग दैर्ध्य। डेसिबल क्या होता है? यहाँ पे पहला ऑप्शन संगीतिक यंत्र, दूसरा ध्वनि स्तर की माप और तीसरा संगीतिक स्वर और चौथा शोर की तरंग दैर्ध्य। 10वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि स्तर की माप, डेसिबल द्वारा क्या करते हैं हम? ध्वनि स्तर की माप करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। गामा किरणों में होता है, गामा किरणों में क्या होता है? चलिए गामा किरणों में क्या होता है? ऑप्शन देखेंगे हम, शून्य द्रव्यमान तथा शून्य आवेश, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन शून्य द्रव्यमान तथा धनावेश युक्त, तीसरा ऑप्शन इकाई द्रव्यमान तथा शून्य आवेश और चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा इकाई द्रव्यमान तथा ऋणावेश युक्त। यहाँ पे हम ध्यान देंगे गामा किरणों में क्या होता है, 9th 10th 12th वगैरह में पढ़ा होगा क्लासेस में। तो गामा किरणों के बारे में आपको बताया, अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में आपने पढ़ा होगा अगर, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे गामा किरणों में क्या होता है। तो यहाँ पे गामा किरणों की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, शून्य द्रव्यमान तथा शून्य आवेश। क्यों? क्योंकि जो है कि गामा किरणें उदासीन होती हैं। गामा किरणें क्या होती हैं? उदासीन होती हैं, ना ही इसमें प्लस चार्ज होता है और ना ही इसमें माइनस चार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना धनावेश होते हैं और ना ऋणावेश होते हैं, तो शून्य द्रव्यमान तथा शून्य आवेश इसमें होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है, यह सिद्धांत जो है कि किसने प्रतिपादित किया था? चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे हम। पहला ऑप्शन गैलीलियो ने, दूसरा ऑप्शन न्यूटन ने, तीसरा ऑप्शन कापरनिकस ने और चौथा ऑप्शन केपलर ने। क्या होगा इसका राइट आंसर 12वें क्वेश्चन का? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है, यह सिद्धांत जो है कि किसने प्रतिपादित किया था? 12वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोपरनिकस ने यह प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी जो है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ओजोन छिद्र क्या है? ओजोन छिद्र क्या है? ओजोन छिद्र क्या है? ध्यान देंगे हम यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ओजोन परत में एक छेद, ओजोन परत में एक छेद, और दूसरा ऑप्शन ओजोन परत का निर्माण, ओजोन परत का निर्माण, और तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्षोभ मंडल में ओजोन परत का पतला होना। ओजोन छिद्र क्या है? तो तीसरा ऑप्शन के अनुसार हम यही देखेंगे कि क्षोभ मंडल में ओजोन परत का पतला होना, और चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का घटना। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का घटना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 13 नंबर क्वेश्चन का ओजोन छिद्र क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का घटना। समताप मंडल में जो कि ओजोन परत की मोटाई का घटना ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर है। 13वें नंबर क्वेश्चन का ओजोन छिद्र क्या है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का घटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो परमाणु में एक बीटा कण के उत्सर्जन से होता है, परमाणु में एक बीटा जो कण है उसके उत्सर्जन से क्या होता है? परमाणु में एक बीटा कण से, चलिए ऑप्शन पे ध्यान देंगे। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या घट जाती है, और परमाणु में न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? परमाणु में एक बीटा कण के उत्सर्जन से क्या होता है? परमाणु में एक अगर बीटा कण निकलता है तो परमाणु में क्या होता है? पहला ऑप्शन आप यहाँ पे ध्यान देंगे, परमाणुओं की संख्या जो कि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, कि परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, कि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या घट जाती है, और चौथा है कि ना ही न्यूट्रॉनों की तथा प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है परमाणु में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जो है कि बढ़ जाती है, परमाणु में से अगर एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जो है कि वो बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पोखरण में हुए परीक्षण आधारित थे,
पोखरण में हुए परीक्षण आधारित थे। चलिए ऑप्शन पर हम ध्यान देंगे, केवल नाभिकीय संलयन युक्तियों पर, केवल नाभिकीय संलयन युक्तियों पर। दूसरा ऑप्शन है हमारा केवल नाभिकीय विखंडन युक्तियों पर, और तीसरा ऑप्शन है हमारा नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन युक्तियों पर, तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पोखरण में हुए परीक्षण पर आधारित थे। पोखरण में हुए परीक्षण जो है कि किस पर आधारित थे, 15 नंबर क्वेश्चन का। तो 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन युक्तियों पर आधारित थे पोखरण में हुए परीक्षण, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन युक्तियों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रडार क्या है, रडार क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। रडार के बारे में आपने बहुत से सुना होगा, तो रडार क्या होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो रेडियो प्रतिध्वनि निकाय, दूसरा रेडियो संसूचक तथा परास मापन, तीसरा हमारा हो जाएगा परावर्तित रेडियो तरंग पथ, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। रडार क्या होता है, 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो संसूचक तथा परास मापन। रडार क्या करता है, रेडियो संसूचक तथा परास का मापन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन को, तो बॉल को लपकते समय, बॉल को जो बॉल होता है क्रिकेट बॉल, उसको लपकते समय या कैच करते समय आप कह सकते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है कि निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ जो है कि नीचे कर लेता है, यानी हाथ नीचे कर खींच लेता है। किसके लिए, बॉल को लपकते समय या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी अपना हाथ जो है कि नीचे कर लेता है बॉल को कैच करते समय। क्यों नीचे करता है, ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे हम, बल, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा संवेग, तीसरा हो जाएगा आवेग, और डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा कैच करने का समय जो है कि कम करने के लिए, कैच करने का समय कम करने के लिए वो हाथ जो है कि पीछे कर लेता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसका संवेग कम करने के लिए एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है कि बॉल को कैच करते समय अपना हाथ नीचे खींच लेता है। चलिए किसके कारण, संवेग को कम करने के लिए वो क्या करता है, अपना हाथ पीछे खींच लेता है एक क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को कैच करते समय। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है, यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे। आकाश जो है कि बहुत से यहाँ पे कैंडिडेट को ये क्वेश्चंस का आंसर मालूम होगा। आकाश नीला दिखाई देने का कारण है, पहला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन हो जाएगा वायुमंडलीय जलवाष्प, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा समुद्री जल पर परावर्तन, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सूर्य द्वारा नीले तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग बताएंगे। ये क्वेश्चंस आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे पिछले क्लासेज में, जब आपने 9th 10th 11th 12th क्वालिफाई किया होगा तो ये क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे। आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है, और भर्तियों में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारा जो है कि जो आकाश जो है कि नीला दिखाई देता है। किसके कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव की आंख में निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन हमने ऊपर ध्यान दिया होगा, पढ़े थे, लेकिन उसमें आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें क्या था, मानव के आँख में दूर दृष्टि के निवारण के लिए हम कौन से लेंस के प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन का हमने हल किया था। और इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे ध्यान देंगे कि निकट दृष्टि को ठीक कैसे किया जा सकता है, कौन से लेंस के प्रयोग कर मानव की आँख में अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसका निवारण किया जा सकता है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें तो सही उत्तर लेंस का प्रयोग करके, दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही अवतल लेंस का प्रयोग करके, तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही सिलेंडर लेंस का प्रयोग करके, और चौथा हमारा हो जाएगा सह द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करके। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आप ध्यान देंगे पहले वाले क्वेश्चंस को, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये भी क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का हम प्रयोग करते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
सही अवतल लेंस का प्रयोग करके हम निकट दृष्टि दोष का जो है कि निवारण कर सकते हैं। और हमारा अगला जो पिछले क्वेश्चन में हम पढ़े थे, आप ध्यान दिए होंगे, उसमें क्या था, हमारा जो निकट दृष्टि जहाँ है वहाँ दूर दृष्टि था और उसके निवारण के लिए हमने किसका प्रयोग किया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ध्यान देंगे, सही उत्तल लेंस का प्रयोग कर कर हम किस दोष को यहाँ पे निवारण कर सकते हैं। मानो कि आँख में अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए हम सही अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे उसके निवारण के लिए। चलिए, क्लियर क्वेश्चन हो गया होगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तारे जो है कि क्यों टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तारे के टिमटिमानों का यहाँ पे का क्या कारण है। तो पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का परिक्षेपण। दूसरा ऑप्शन है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय परावर्तन और चौथा ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ध्यान देंगे, ये भी आपने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे और कई परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है। 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है कि तारे हमें टिमटिमाते दिखाई प्रतीत होते हैं। चलिए, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रासायनिक तौर पर हीरा क्या होता है। रासायनिक तौर पे हीरा जो है कि वह क्या होता है। ऑप्शन पे ध्यान देंगे, धातु कार्बोनेट का मिश्रण। दूसरा ऑप्शन है हमारा शुद्ध कार्बन। तीसरा है रेत का शुद्ध रूप और चौथा है हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का मिश्रण। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन का क्या है क्वेश्चन, रासायनिक तौर पर हीरा जो है कि क्या होता है। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध कार्बन। हीरा जो कि क्या होता है, रासायनिक तौर पर बात करें तो शुद्ध कार्बन होता है हीरा। चलिए, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रसोई गैस किसका मिश्रण होता है। रसोई गैस जो है कि किसका मिश्रण होता है, रसोई गैस। ऑप्शन पे यहाँ पे हम ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ब्यूटेन और प्रोपेन। तीसरा हमारा मीथेन और एथिलीन और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। चौथा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्वेश्चंस क्या था हमारा, ध्यान देंगे, रसोई गैस किसका मिश्रण होता है। 22 नंबर क्वेश्चंस के लिए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बता दें कि ऑप्शंस आपके जो है कि बी ऑप्शंस आपका सही हो जाएगा। ब्यूटेन और प्रोपेन हमारे रसोई गैस में जो सिलेंडर प्रयुक्त होता है उसमें ब्यूटेन और यहाँ पे मिश्रण होता है रसोई गैस में। चलिए, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। इजी क्वेश्चन, सभी लोग यहाँ पे हल कर लेंगे। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है। बिजली के बल्ब के अंदर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप क्या है, ध्यान देंगे क्वेश्चन को। परम शून्य ताप, ऑप्शन पे ध्यान देंगे हम, किसी भी तापमान पैमाने का आरंभ बिंदु। दूसरा ऑप्शन है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान और तीसरा ऑप्शन है वह तापमान है जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं। सभी तापमान है जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं और चौथा ऑप्शन है हमारा वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप जो है कि आपका क्या है 24 नंबर क्वेश्चन का। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। परम शून्य ताप क्या है, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, कार्बन की न्यूनतम मात्रा किस में होती है। ऑप्शन पे ध्यान देंगे हम, इस्पात में। दूसरा ऑप्शन है कच्चा लोहा में। तीसरा है हमारा पिटवा लोहा में और चौथा ऑप्शन है हमारा ढलवा लोहा में। कौन से लोहे में कार्बन की न्यूनतम मात्रा पाई जाती है। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर 25 नंबर क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे पीटवा लोहा में जो है कि कार्बन की न्यूनतम मात्रा पाई जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल है। नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल है। बायोलॉजी के क्वेश्चंस की अब हम अध्ययन यहाँ पे कर रहे हैं। नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल है, ध्यान देंगे ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है हमारा एसिटिक अम्ल, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा सिट्रिक अम्ल और चौथा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर 26 नंबर क्वेश्चन के लिए। नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला
अम्ल है। तो आपको बता दें कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे क्वेश्चन को, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू तथा संतरे में। पाया जाने वाला हम क्या है, सिट्रिक अम्ल इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल है क्या है, सिट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, कौन से गैस का हम प्रयोग करते हैं आग बुझाने के लिए। चलिए हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा हाइड्रोजन और दूसरा जो है कि सल्फर डाइऑक्साइड था और पहला जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा सिंपली हम जानते हैं कि आग बुझाने के लिए कौन से गैस का हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का हम प्रयोग करते हैं आग को बुझाने के लिए। चलिए क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है कि वो आपका क्या है, बेकिंग सोडा का। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो कैल्शियम फास्फेट पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन सोडियम क्लोराइड और चौथा ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट। ध्यान देंगे 28 नंबर क्वेश्चन का बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। 28वें नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कपड़े धोने वाला सोडा क्या होता है। कपड़े धोने वाला सोडा को हम क्या कहते हैं, क्या है उसका रासायनिक नाम। तो यहाँ पे ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है जल योजित सोडियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, कपड़े धोने वाला सोडा क्या है 29 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका, जल योजित सोडियम कार्बोनेट। जल योजित सोडियम कार्बोनेट जो है कि रासायनिक नाम है किसका, कपड़े धोने वाले सोडा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 30वें नंबर क्वेश्चन की, तो किस ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम कहलाता है। ये भी आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे और बहुत से परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में प्रावस्था में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम जो है कि क्या कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम, वियोजन पहला ऑप्शन, दूसरा विलयन, तीसरा ऊर्ध्वपातन और चौथा वाष्पीकरण। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 30वें नंबर क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस वस्तु को गर्म अगर हम करते हैं और वो सीधे गैसीय रूप में यहाँ पे अवस्था में चेंज हो जाती है तो उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। दूध जो है कि निम्नलिखित का उदाहरण है, ऑप्शन पे हम ध्यान देंगे, निलंबन पहला ऑप्शन, दूसरा जेल, तीसरा पायस और चौथा झाग। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, अब हल कीजिए। 31 नंबर क्वेश्चंस का यहाँ पे बात करें तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पायस। पायस इज द राइट आंसर। दूध निम्नलिखित का उदाहरण है किसका, पायस का यहाँ पे उदाहरण है। 31 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पीने वाला सोडा जो है कि क्या होता है। पीने वाला सोडा को हम क्या कहते हैं, क्या होता है वो, ऑप्शन पे ध्यान देंगे, उदासीन, दूसरा आक्सीकारक, तीसरा प्रकृति से अम्लीय और चौथा प्रकृति से क्षारीय। पीने वाला सोडा जो है कि क्या होता है 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रकृति से अम्लीय होता है पीने वाला सोडा। चलिए क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 33 नंबर क्वेश्चन की, तो प्राथमिक सोने की शुद्धता होती है। प्राथमिक सोने की शुद्धता कितनी होती है, ये भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। पहला 32 कैरेट, दूसरा 24 क्वार्टज और तीसरा यहाँ पे 24 कैरेट और चौथा 22 कैरेट। तो यहाँ पे सभी को पता होगा 24 कैरेट जो कि शुद्धता होती है, उसकी शुद्धता आपको बताएं तो 24 कैरेट जो कि सोने की अगर शुद्धता है तो उसमें से 99.9% सोने की मात्रा उसमें पाई जाती है। किसी सोने की अगर शुद्धता 24 कैरेट है तो 99% यहाँ पे पाई जाती है उसमें सोने की मात्रा। चलिए क्लियर हो गया होगा, 24 कैरेट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में
संश्लेषित किए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? ऑप्शन पे ध्यान देंगे हम। पहला यूरिया, दूसरा एसिटिक अम्ल, तीसरा मीथेन और चौथा एथिलीन। क्या होगा राइट आंसर हमारा 34 नंबर क्वेश्चन के लिए? प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन यूरिया। यूरिया जो है कि एक ऐसा जो कि है तत्व यहाँ पे प्रयोग में संश्लेषित किया जाने वाला पहला ये कार्बनिक यौगिक, सॉरी तत्व नहीं यौगिक है यूरिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें हम क्वेश्चन की, तो भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद किया जाता है क्योंकि भारी मोटर वाहनों में आपने देखा होगा डीजल जो है कि यहाँ पे डीजल द्वारा उसको चलाई जाती है। क्यों चलाई जाती है, इसका कारण क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन पे हम ध्यान देंगे तो यह अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता गैस है, ईंधन है। और दूसरा ऑप्शन है हमारा इसकी खपत कम होती है। और तीसरा ऑप्शन है यह इंजन को कम क्षति पहुँचाता है। और चौथा ऑप्शन है हमारा कच्चे तेल से इसका औद्योगिक उत्पादन अधिक होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका 35 नंबर क्वेश्चन के लिए? भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद किया जाता है क्योंकि आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यह अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता गैस ईंधन होता है। यह अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता ईंधन होता है, इसीलिए भारी मोटर वाहनों में जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है चलाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 36 नंबर क्वेश्चन की, तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मानव के शरीर में अत्यधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन पे ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन कार्बन, दूसरा कैल्शियम, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा यहाँ पे ऑक्सीजन। कौन सा यहाँ पे तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है मानव के शरीर में? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर हमारा 36 का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन की जो कि मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है मानव के शरीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होती है। ऑक्सीजन के अलावा और कौन सी गैस जो है कि उसमें होती है अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन की नली में? ऑक्सीजन के और निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन पे ध्यान देंगे हम। पहला ऑप्शन है हमारा नाइट्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा आर्गन और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर की बात करें हम, तो हमारा बी इज द राइट आंसर। हीलियम, ऑक्सीजन के अलावा हीलियम भी उसमें पाया जाता है अस्पतालों में। सांस जो है कि लेने वाली नली में ऑक्सीजन के अलावा हीलियम गैस भी उसमें पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। कृत्रिम जो है कि रेशम का निम्नलिखित नाम क्या है? ऑप्शन पे ध्यान देंगे। रेयान पहला ऑप्शन, डेक्रान दूसरा ऑप्शन और रेशा कांच तीसरा ऑप्शन और नायलॉन यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो आपको राइट आंसर की बात करें तो 38 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। रेयान जो कि कृत्रिम रेशे का निम्नलिखित नाम भी है, तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? रेयान जो है कि कृत्रिम रेशे को रेयान भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन्सुलिन नियंत्रण करती है। इन्सुलिन हमारे शरीर में किसको नियंत्रण जो है कि करती है इन्सुलिन? पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा O2 ग्रंथि थायराइड में आयोडीन के स्तर का, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा रक्त में लोहे की मात्रा का, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रक्त में शर्करा के स्तर का और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा रक्त में यूरिया के स्तर का। इंसुलिन क्या नियंत्रण करती है हमारे मानव के शरीर में? हमारे शरीर में इंसुलिन क्या नियंत्रण करती है? ऑप्शन आपको दे दिया गया है, यहाँ पे आपको बता दें कि राइट आंसर आपका हो जाएगा रक्त में शर्करा के स्तर का नियंत्रण करती है इंसुलिन। और आपको बता दें कि यही जब अधिकता हो जाती है तो लोगों में डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। इसकी अनियंत्रणता से यानी कि इसमें अधिक और या कम हो जाएगा तो आपको यहाँ पे डायबिटीज़ की यहाँ पे देखने पड़ती है बीमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन पे ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 7 और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे 9, चौथा ऑप्शन 10। क्या हो जाएगा राइट आंसर 40 नंबर क्वेश्चन के लिए? अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3 होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। 40 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3 हो जाएगा अम्लीय विलयन का पीएच मान।
41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग पाया जाता है? पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा बेरी, दूसरा हो जाएगा पीलिया, तीसरा रिकटेस और चौथा स्कर्वी। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर 41 नंबर क्वेश्चन के लिए? विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग पाया जाता है? तो आपको बता दें कि 41 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिकटेस की यहाँ पे जो है कि बीमारी हो जाती है बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी पाई जाती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? हाल ही में पेपर जो कि दिए हैं यूआईसीसी जीडी का, और इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है? इसका बता दें कि आपको राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 7.4 मानव रुधिर का पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा अंडे की जर्दी, बी जो है कि मछली का यकृत तेल, और तीसरा कोड मछली का यकृत तेल, और चौथा सिट्रस फल। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? यानी कि विटामिन सी का सबसे ज़्यादा हमको किससे स्रोत मिलता है? अंडे की जर्दी से, कि मछली का यकृत तेल से, कि कोड मछली का यकृत तेल से, कि सिट्रस फल से? तो यहाँ पे विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत हमको किससे मिलता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर। सिट्रिक फल से सबसे बढ़िया हमको मिलता है जो है कि विटामिन सी का जो है कि सर्वोत्तम स्रोत किससे मिलता है? सिट्रस फल से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे आप, सेरीकल्चर, ऑप्शन दूसरे की बात करें तो एपीकल्चर, तीसरा ऑप्शन एक्वाकल्चर और चौथा एग्रीकल्चर। क्या हो जाएगा राइट आंसर 44 नंबर क्वेश्चन के लिए? मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? 44 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है, आपको बता दें कि यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 44 नंबर क्वेश्चन का। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से कौन से रोग से ग्रसित हो जाते हैं मानव? यहाँ पे ऑप्शन आप देख पाएंगे, पहला ऑप्शन स्कर्वी, दूसरा डरमेटाइटिस, और दूसरा बेरी, तीसरा और चौथा यहाँ पे फाइनोडर्मा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग यहाँ पे हो जाता है? 45 नंबर क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग यहाँ पे हमको हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, हम मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। मानव शरीर में क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाली विटामिन है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे हम ध्यान देंगे थोड़ा सा। पहला ऑप्शन है हमारा विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी, और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाली विटामिन है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 46 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो यहाँ पे आपको बता दें कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विटामिन सी की जो है कि कमी से जो है कि यहाँ पे मानव में संक्रमण की यहाँ पे रोग देखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 47 नंबर क्वेश्चन की, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ध्यान देंगे, कोशिका पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा पेशी कोशिका, दूसरा रुधिर कोशिका, तीसरा अस्थि कोशिका, और चौथा यहाँ पे तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 48 नंबर क्वेश्चन की, तो पक्षियों के पंख में क्या होता है? पक्षियों के जो कि पंख क्या होते हैं? पक्षियों के पंख क्या होते हैं? ऑप्शन पे ध्यान देंगे हम, अध्यावरीय अपवृद्धि, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा रूपांतरित अग्रवृद्धि अंग, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रूपांतरित पश्च अंग, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा नई संरचना। पक्षियों के पंख में क्या होता है? 48 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन का रूपांतरित अग्र अंग, रूपांतरित अग्र अंग पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो रूपांतरित अग्र अंग होते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? पहला ऑप्शन प्रोटीन,
दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा और चौथा विटामिन। इनमें से क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो प्रोटीन ही होता है हीमोग्लोबिन। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूध किसके कारण खट्टा हो जाता है? दूध किसके कारण खट्टा हो जाता है? ऑप्शन पे ध्यान देंगे हम, सिट्रिक अम्ल, दूसरा लैक्टिक अम्ल और तीसरा वनीला और चौथा ऑप्शन हमारा रेनिन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 50वें क्वेश्चन के लिए? दूध किसके कारण से खट्टा हो जाता है? 50वें क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल के कारण जो कि दूध है खट्टा हो जाता है। नीचे यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस कंप्लीट हम कर चुके हैं। क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लिए हैं 50 क्वेश्चंस, और ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके पिछले भर्तियों में परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और उनके आधार पे ही ये सब क्वेश्चनों का समावेश हम किए थे। 50 क्वेश्चनों में जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस की हम चर्चा किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत सारी लाभ मिली होगी और आने वाले भर्ती में आप जरूर तैयारी कीजिए और हम हमारे माध्यम से भी आप अपनी तैयारी में और जो है कि बेहतर प्रयास कर पाए, यही थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह से ही आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अपडेट जो है कि डेली मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।